हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन दिस वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 जिसका नाम है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। ये इस चैप्टर के हमारा सेकंड पार्ट यानी कि सेकंड वीडियो होने वाली है। इससे पहले का फर्स्ट पार्ट हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर कार्ड में आपको उसका लिंक ज़रूर मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर उस वीडियो का देख सकते हैं, क्योंकि वो वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तभी ये सेकंड पार्ट आपको समझ में आएगा। तो एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ कि मैंने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ाया था। हमने पढ़ा था कि अब सोवियत संघ का विघटन हो गया था, उसके बाद विश्व में एक ध्रुवीय व्यवस्था हो गई थी। एक ध्रुवीय व्यवस्था से मतलब है कि एक महाशक्ति का होना। अब पूरे विश्व में अमेरिका का वर्चस्व हो गया था, और जिसके कारण अमेरिका ने नई विश्व व्यवस्था को जन्म दिया था। अब नई विश्व व्यवस्था क्या थी ये मैं प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा डिटेल से बता चुकी हूँ, तो आप उसको बहुत अच्छे से देखिएगा। हमने पढ़ा था प्रथम खाड़ी युद्ध, और प्रथम खाड़ी युद्ध को किन किन नामों से जाना जाता है, प्रथम खाड़ी युद्ध की क्या क्या विशेषताएं थी, प्रथम खाड़ी युद्ध क्यों किया गया था, किसके खिलाफ किया गया था, ये सब हम जान चुके हैं। और वर्चस्व शब्द जो है इसका मतलब क्या होता है यह भी हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। और हम पढ़ चुके हैं कि जब बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने किन किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया था, ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अमेरिका के सैन्य अभियान। अब सैन्य अभियान क्या थे? जो अमेरिका विश्व में पूरी महाशक्ति के रूप में आया तो उसने क्या क्या सैन्य अभियान के, सैन्य अभियान से मतलब है कि युद्ध किए या फिर अपने सैनिक कार्यवाही की, यही सब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अब मैंने सैन्य अभियान की एक सेपरेट वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि सैन्य अभियान के ऊपर हमारे पेपर में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और वो कोई 2-3 नंबर के नहीं होते, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा भी 6 नंबर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सैन्य अभियान के ऊपर। तो इसलिए मैंने सैन्य अभियान के ऊपर ये सेपरेट वीडियो लेकर आई हूँ। इसके बाद भी हम सैन्य अभियान के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे, इन अभियान के बारे में थोड़ा और ज़्यादा डिटेल से होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला अभियान, जैसे कि मैंने ये आपके सामने एक टेबल दिखाई दे रही है, मैंने एक टेबल बनाई है जिसमें सबसे पहले सैन्य अभियान का नाम, कि कौन कौन से सैन्य अभियान हुए थे, उनके नाम क्या थे। उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति की, इस सैन्य अभियान के टाइम कौन से राष्ट्रपति थे अमेरिका में, और कब ये सैन्य अभियान किए गए थे और किसके खिलाफ, या इसका क्या क्या विवरण है कि ये अभियान क्यों किए गए थे, कैसे किए गए थे, और इसके फिर परिणाम कि इन सैन्य अभियानों को करने के बाद क्या क्या परिणाम निकले। तो चलिए सबसे पहला जो है हमारा वो है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। अब ये क्या है, हमने प्रीवियस वीडियो में यानी कि इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में भी पढ़ा था कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, उसको किन किन नामों से जाना जाता है ये भी मैं बताऊंगी आपको। तो जब ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म हुआ था तो जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश सीनियर, तो आप राष्ट्रपति के भी नाम बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं, क्योंकि इससे अगर आप राष्ट्रपति के नाम लिखते हैं अपने आंसर में एग्जाम में तो एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, वो आपको ज़्यादा मार्क्स देने के लिए, अच्छे मार्क्स देने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो जो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म हुआ था ये जॉर्ज बुश सीनियर के टाइम पे हुआ था, और कब हुआ था, 1990 से 1991 के बीच में। और ये हम प्रीवियस वीडियो में भी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ चुके हैं। और ये किस किस तरह से हुआ था, 34 देशों की 6,60,000 सेना थी, 34 देशों की 6,60,000 सेना थी, जिसमें 75% सेना अमेरिका की थी। और किसके खिलाफ ये युद्ध किया गया था, इराक के खिलाफ युद्ध हुआ था। अब क्यों हुआ था, क्योंकि इराक ने अपने पड़ोसी देश कुवैत पर कब्जा कर लिया था। अब इराक ने जब अपने पड़ोसी देश कुवैत पर कब्जा कर लिया तब यूएनओ ने अमेरिका को सैन्य बल प्रयोग करने की अनुमति दे दी थी, और इसी को नई विश्व व्यवस्था कहा जाता है। तो मैंने आपको नई विश्व व्यवस्था भी बता दिया है, और ज़्यादा डिटेल से जानने के लिए आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। और इस युद्ध को किन किन नामों से जाना जाता है, इस युद्ध को प्रथम खाड़ी युद्ध और कंप्यूटर या वीडियो गेम वॉर भी कहा जाता है। इन नामों से इस युद्ध को जाना जाता है। सबसे पहला क्या नाम है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, दूसरा नाम प्रथम खाड़ी युद्ध, तीसरा नाम कंप्यूटर युद्ध, या फिर चौथा नाम वीडियो गेम वॉर युद्ध। तो एग्जाम में आपको कोई सा भी नाम देके पूछ सकते हैं इस युद्ध के बारे में, तो आपको ये सारे नाम याद करना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो युद्ध किया गया था, ये जो सैन्य अभियान चलाया गया था, इसका क्या परिणाम निकला था, तो कुवैत को मुक्त कराया गया था। आप जानते हैं कि कुवैत को मुक्त कराने के लिए तो ये अभियान शुरू किया था, तो इसलिए कुवैत मुक्त हो गया था, अमेरिका की जीत हुई थी और इराक हार गया था। तो हम दूसरा ऑपरेशन देख लेते हैं, ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच, ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच।
तो अब देख लेते हैं कि जब ये ऑपरेशन हुआ था तब अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन थे। हमने पढ़ा था बिल क्लिंटन के बारे में कि 1993 में जब बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने, हम प्रीवियस वीडियो में भी बिल क्लिंटन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो बिल क्लिंटन ने ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच किया था, कब किया था? 1998 में किया था। क्यों किया था? नोरेबी यानी कि केन्या तथा दारे सलाम, दारे सलाम क्या है? तांजिया। जी हाँ, दारे सलाम को तांजिया के नाम से जाना जाता है। तो केन्या और तांजिया के अमेरिकी दूतावासों पर बमबारी के विरोध में सूडान एवं अफगानिस्तान में अलकायदा के ठिकानों पर क्रूज मिसाइलों से हमला। जो है नोरेबी यानी केन्या और तांजिया थे ना, इन्होंने अमेरिका के दूतावासों पर बमबारी की थी, बम फेंक दिए थे अमेरिका के दूतावासों पर। और इसी का बदला लेने के लिए अमेरिका ने सूडान और अफगानिस्तान में जो अलकायदा क्या एक आतंकवादी संगठन है, तो उस आतंकवादी संगठन के ठिकानों पर क्रूज मिसाइलों से हमला किया था। अपना बदला लेने के लिए अमेरिका ने यह ऑपरेशन चलाया था। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। उस वक्त कौन से राष्ट्रपति थे? बिल क्लिंटन ने 1998 में ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच किया था। किसके खिलाफ? सूडान और अफगानिस्तान के अलकायदा ठिकानों के खिलाफ। और क्या किया था? उसकी क्रूज मिसाइलों से हमला कर दिया था। और क्यों किया था? क्योंकि केन्या और तांजिया ने अमेरिका के दूतावासों पर बमबारी की थी। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम तीसरा ऑपरेशन देखते हैं, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। इस वक्त जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे अमेरिका के राष्ट्रपति। हमारे फर्स्ट में क्या थे? जॉर्ज बुश सीनियर और थर्ड में जॉर्ज डब्ल्यू बुश। तो इनके नामों में आपको डिफरेंस पता लग गया होगा। इसमें ये डब्ल्यू बुश है और ये बुश सीनियर हैं। और कब हुआ था? ये 2001 में हुआ था। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम 2001 में किया गया था। किन्होंने किया था? जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने। अब क्यों किया था? 9/11 की घटना की प्रतिक्रिया स्वरूप अलकायदा और अफगानिस्तान के तालिबानी शासन के विरुद्ध। 9/11 की जो घटना थी, हम इससे नेक्स्ट पार्ट में, इसकी नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए अभी आप मोटा मोटा समझ लीजिए कि 9/11 की जो घटना हुई थी, इसकी प्रतिक्रिया यानी कि इसके अगेंस्ट अमेरिका ने कार्यवाही की थी। किसके खिलाफ? अलकायदा के खिलाफ। जैसे कि हमने सेकंड में भी अलकायदा के खिलाफ ही पढ़ा है और थर्ड में भी अलकायदा के खिलाफ ही प्रतिक्रिया दी थी अमेरिका ने। 9/11 एक डेट है, ये कोई जगह का नाम नहीं है बल्कि एक डेट दी गई है कि 9/11, और इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो 9/11 की जो घटना हुई थी वो अमेरिका में घटी थी और किसने? अलकायदा ने ये घटना को अंजाम दिया था। तो इसी घटना का बदला लेने के लिए अमेरिका ने अलकायदा के विरुद्ध अभियान छेड़ा था। कौन सा अभियान छेड़ा था? ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, जिसको विश्व में आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध भी कहा जाता है। कि अमेरिका ने विश्व में जो आतंकवाद फैला हुआ था, इसके खिलाफ युद्ध छेड़ा था। आप जानते हैं कि आतंकवाद कितना खतरनाक चीज़ है। आतंकवादी कितने खतरनाक होते हैं और मासूम लोग की इस तरह से जान ले लेते हैं, उन्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। कहीं पर भी बम विस्फोट कर देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आतंकवादी। आप जानते हैं आजकल आतंकवादियों का खतरा कितना ज़्यादा बढ़ गया है। एक हम कह सकते हैं कि पूरे विश्व में बहुत बड़ा खतरा जो है वो सबसे बड़ा आतंकवाद का ही है। तो अमेरिका ने जो 2001 में ये अभियान चलाया था, ये किसके खिलाफ था? आतंकवाद के खिलाफ ही था। तो इसमें क्या हासिल हुआ? इसका क्या परिणाम निकला? तालिबान की समाप्ति। तालिबान भी एक बहुत बड़ा आतंकवादी संगठन है। तो तालिबान की समाप्ति हो गई थी और अलकायदा जो था वो कमज़ोर पड़ गया था। जब आप जानते हैं कि एक आतंकवादी संगठन ख़त्म हो जाएगा तो दूसरा खुद ब खुद कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि उसे खुद ही डर लगने लगेगा कि जब वो ख़त्म हो चुका है तो मैं ख़त्म क्यों नहीं हो सकता। तो इसीलिए अलकायदा बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया था। किस वक्त? 2001 में, जब ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया गया था। तो हम अब चौथा ऑपरेशन देख लेते हैं, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। तो जैसे नाम से ही पता लग रहा है, इराकी फ्रीडम यानी कि ये ऑपरेशन इराक में अंजाम दिया गया था। इराक में यह ऑपरेशन किया गया था। किसने किया था? जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने। दोनों एक ही हैं, दोनों ने ये थर्ड ऑपरेशन और फोर्थ ऑपरेशन जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने ही किया था। और कब किया था? 2003 में। सिर्फ एक ईयर का डिफरेंस है 2002 का। तो 2001 में ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम किया गया था, 2003 में ऑपरेशन इराकी फ्रीडम किया गया था। अब ये ऑपरेशन इराकी फ्रीडम क्यों किया गया था? संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति के बिना इराक पर आक्रमण। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, हमारा यूएनओ जो है, इसकी
बिना इजाज़त के इराक पर हमला किया था। अब इराक पर हमला करने के कारण सुरक्षा परिषद से आलोचना सहनी पड़ी थी अमेरिका को। सुरक्षा परिषद ने अमेरिका की बुराई की थी कि बिना यूएनओ की अनुमति के, बिना यूएनओ की परमिशन के तुमने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। तो इसलिए अमेरिका को बहुत ज़्यादा आलोचना सहनी पड़ी थी ये जो ऑपरेशन हुआ था इसके बाद। अब इसका क्या परिणाम हुआ था? सद्दाम हुसैन का अंत। जी हाँ, सद्दाम हुसैन आप जानते हैं इराक का बादशाह था। मैं प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि सद्दाम हुसैन इराक का बादशाह था। जब प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ था यानी कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म हुआ था, वो भी इराक के खिलाफ ही हुआ था, तब भी सद्दाम हुसैन इराक का बादशाह था। सद्दाम हुसैन ने ही कुवैत पर कब्जा किया था। कुवैत को छुड़ाने के लिए जो अमेरिका ने सैन्य अभियान चलाया था, प्रथम खाड़ी युद्ध चलाया था, तो उस वक्त जब इराक हार गया था तो सद्दाम हुसैन वहां से भाग गया था। जी हाँ, सद्दाम हुसैन के भागने के बाद ही ये युद्ध समाप्त हो गया था और इराक हार गया था और कुवैत को आज़ाद करा लिया गया था। अब जो हमारा चौथा ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, उस वक्त जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे अमेरिका के राष्ट्रपति 2003 में। और फिर से जब ये सद्दाम हुसैन वापस आ जाता है तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने फिर से दोबारा से एक ऑपरेशन चलाया और इराक पर दोबारा से आक्रमण कर दिया, जिसके बाद सद्दाम हुसैन को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। जी हाँ, सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई थी। उसी वक्त सद्दाम हुसैन का अंत हो गया था। तो यही था ऑपरेशन इराक की फ्रीडम। तो आई होप कि आपको चारों ऑपरेशन बहुत अच्छे से पता चल गए होंगे, क्योंकि चारों ऑपरेशन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी नॉलेज के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पर भी क्वेश्चन इसके बारे में पूछ लिए जाते हैं। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो चलिए एक बार ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम और ऑपरेशन इराकी फ्रीडम को डिटेल में देख लेते हैं कि क्या थे ये ऑपरेशन, क्यों इन्हें इतना इम्पोर्टेंट माना गया है कि इनको बहुत ज़्यादा डिटेल में दे रखा है हमारी बुक में। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि 9/11 की घटना थी, मैंने आपको बताया था। जैसे थर्ड हमारा जो ऑपरेशन था जो अमेरिका ने चलाया था, और 9/11 की घटना भी उसे कहा जाता है। तो 9/11 की घटना क्यों कहा जाता है? तो 11 सितंबर 2001 के दिन इस घटना को अंजाम दिया गया था। 9/11 क्यों कहा गया? क्योंकि सितंबर का जो हमारा महीना होता है कौन सा होता है? वो होता है 9th। और क्या डेट थी इस वक्त? 11th। तो 9 और 11 इसीलिए इसे 9/11 की घटना भी कहा जाता है। तो कब हुई थी ये? 9 सितंबर 2001 के दिन 19 अपहरणकर्ताओं ने यानी कि 19 किडनैपर्स ने, जिनका संबंध आतंकवादी गुट अलकायदा से माना गया। यह 19 ये जो अपहरण करते थे यानी कि 19 किडनैपर्स जो थे, इनका संबंध अलकायदा से माना जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा आतंकवादी संगठन था। तो 4 अमेरिकी व्यावसायिक विमानों पर कब्जा कर लिया था। व्यावसायिक विमान यानी कि जो अमेरिका के काम के व्यवसाय के जो विमान थे उन पर कब्जा कर लिया था। और इनमें से 2 विमानों को न्यूयॉर्क में स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा दिया। जो अमेरिका के, जैसे जानते हैं अमेरिका में न्यूयॉर्क है, तो न्यूयॉर्क में स्थित न्यूयॉर्क में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है उससे 2 विमानों को टकरा दिया गया था, जिसके कारण वो ब्लास्ट हो गए थे, फट गए थे। और इसी घटना को 9/11 की घटना कहा जाता है। तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि 9/11 क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये 11 सितंबर को यह घटना हुई थी, इसलिए इसे 9/11 कहा जाता है। क्योंकि 19 अपहरणकर्ताओं ने, जिनका संबंध अलकायदा से था, उन्होंने अमेरिका के 4 व्यावसायिक विमानों को कब्जा कर लिया था। 2 विमानों को न्यूयॉर्क में स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा दिया था, जिसके कारण वे ब्लास्ट हो गए थे। तो इसीलिए इस घटना को 9/11 की घटना कहा जाता है। इस हमले में लगभग 3000 लोग मारे गए थे। इस हमले में, ये जो हमला हुआ था, 2 विमानों को न्यूयॉर्क में टकरा दिया गया था, इसमें 3000 लोग मारे गए थे। आप जान सकते कि 3000 लोग, जिनकी कोई गलती भी नहीं थी, जिनको पता भी नहीं था कि हाँ हम अब मर जाएंगे, उन बेचारों को 3000 लोगों को मार दिया गया था। इसके विरोध में अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ विश्वव्यापी युद्ध छेड़ दिया था। अब ये जो घटना हुई थी, इसके बाद अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। पूरे विश्व में युद्ध छेड़ दिया था कि जहां भी आतंकवाद होगा मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। तो इसीलिए ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया गया था, जो कि 2001 में हुआ था। अब हम अपना 4th और लास्ट ऑपरेशन देख लेते हैं, जो कि ऑपरेशन इराकी फ्रीडम था। तो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम को
सैन्य और राजनीतिक धरातल पर असफल माना गया। जी हाँ, ये जो ऑपरेशन इराक के फ्रीडम था इसे हर जगह असफल माना गया कि यह ऑपरेशन असफल था। जैसे कि यूएनओ की भी अनुमति नहीं दी गई थी इस ऑपरेशन को अंजाम देने में, तो इसीलिए इस ऑपरेशन को असफल माना गया। और भी कारण थे जिसके कारण इस ऑपरेशन को असफल माना गया, तो देखते हैं कि और क्या क्या कारण थे। क्योंकि इसमें 3000 अमेरिकी सैनिक 3000 अमेरिकी सैनिक और बड़ी संख्या में इराकी सैनिक, 3000 से ज़्यादा बहुत बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक और लगभग 50,000 निर्दोष नागरिक मारे गए थे। आप जान सकते हैं कि कितनी जनहानि हुई थी ऑपरेशन इराक के फ्रीडम में। इतना तो जब आतंकवादी संगठन ने विमानों को अपहरण किया था, विमानों को हाईजैक किया था, इतनी हानि तब भी नहीं हुई थी जितना कि ऑपरेशन इराक के फ्रीडम में हुई। कितनी 3000 तो अमेरिका के सैनिक खुद ही मारे गए और इराकी सैनिक भी बहुत बड़ी मात्रा में थे और 50,000 निर्दोष नागरिक मारे गए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त क्या स्थिति रही होगी और इसी कारण इस ऑपरेशन को असफल माना गया है। और ये बहुत हम खुद ही से असफल मानेंगे क्योंकि इतने सारे निर्दोष लोगों की जान जाना कोई आम बात नहीं है, कोई नॉर्मल सी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात है ये कि 50,000 लोगों का मरना, 3,000 अमेरिकी सैनिकों का बहुत बड़ी मात्रा में इराकी सैनिकों का मरना। तो हम इन चारों ऑपरेशंस को बहुत अच्छे से जान चुके हैं, बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो आई होप आपको यह सब बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन टेक बिलो।